हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। आज का सेशन है पार्ट नंबर 7 ऑफ एरर डिटेक्शंस। बढ़ चलते हैं जल्दी से एरर्स की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर ये सेशन फ्रूटफुल रहते हैं आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि ये पढ़ाई हर किसी तक जाए, हर किसी तक पहुंचे, तो इस सेशन को प्लीज़ हर तैयारी करने वाले तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर आज के सेशन की तरफ रुख कर लेते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो हम हैं 91st क्वेश्चन पर और क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। हम क्वेश्चंस को टाइमर की हेल्प से पढ़ते हैं। स्टार्ट एंड ट्राइंग टू सॉल्व। टाइमर खत्म हो रहा है, जल्दी कोशिश करिए। टाइम्स अप। ओके, देखिए, देयर आर इलाबोरेट प्लान्स। इलाबोरेट क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन, बहुत ज़्यादा उलझे हुए प्लान्स जो हैं वो लगे हुए हैं इन प्लेस, राइट, मतलब बने हुए हैं, चल रहे हैं इन ईच ऑफ द 7 स्टेट्स, सातों की सातों स्टेट्स में। दैट कि द रिवर फ्लोज थ्रू, जहाँ से कि गंगा जो है वो बहती है, बट जहाँ से कि नदी बहती है, बट द वर्क ऑफ क्लीनिंग अप, लेकिन सफाई करने का जो कार्य है किसका? गंगा का। क्या आपको एक बात पता है कि नदियों के नाम से पहले, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि नदियों के नाम से पहले हमेशा दा लगता है? क्या आपने ऐसा कहीं रूल सुना है? बताइए, क्या आपने कहीं भी ये रूल सुना है कि नदियों के नाम से पहले दा लगता है? ठीक यही है ना। इसीलिए अगर आपको बात समझ में आ गई तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। क्या कि पार्ट 4 में एरर है कि गंगा से पहले दा लगेगा। गंगा हैज़ नॉट बीन गोइंग एट अ डिजायर्ड पेस, लेकिन गंगा की सफाई करने का जो कार्य है वो एक डिजायर्ड पेस पर, एक इच्छुक गति पर नहीं चल रहा है। बात समझ में आ गई? बढ़ जाए अगले सवाल की तरफ, जल्दी से आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़कर जल्दी से सॉल्व कीजिए। टाइमर ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। कम ऑन, चलिए। क्या आपको पता है, मैं सिर्फ आपसे बातें पूछूंगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है? हाँ या ना? बस इतना बता जाए, हाँ या ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए, राइट। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर क्या है कि पार्ट 1 में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? कि एक्सपेक्ट्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक कंपनी का नाम है, एक ही कंपनी का नाम है ना, तो उसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर। और आपको पता है जब भी आप वर्ब को प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर बनाते हैं तो एस या ईएस लगाते हैं, है ना। इसलिए एक्सपेक्ट नहीं होगा, एक्सपेक्ट्स होगा। आई होप आपको समझ में आया। मूविंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। As climate change exacerbates the effects of storms, flooding and erosion, the lives and livelihood of millions of people will be risky. बहुत टफ नहीं है, just try to solve. ओके, देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यू ऑलवेज नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस। कैसे? कि जब भी कभी भी कंजंक्शन गिवन है तो कंजंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए और कंजंक्शन के राइट हैंड साइड में भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। हाँ या ना? राइट, हमेशा सेम टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। यानी कि अगर इधर नाउन होगा कंजंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में भी नाउन, वर्ब होगा तो राइट हैंड साइड में भी वर्ब, लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्रपोजिशन या अगर आपको गिवन होगा कोई भी एडजेक्टिव तो फिर राइट हैंड साइड में भी आपको एडजेक्टिव ही चाहिए होगा। जैसे कि लिखा है द इफेक्ट्स ऑफ, प्रभाव किस किस चीज़ के? स्टॉर्म्स के, तूफानों के, फ्लड के,
यानी कि बाढ़ के। क्यों? क्योंकि आईएनजी लग के तो भाई वर्ब बनता है, हमें यहाँ पर वर्ब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए। फ्लड के, बाढ़ के, एंड इरोजन यानी कि मृदा अपरदन के, मिट्टी के कटाव के। ठीक, नाउन स्टॉर्म्स, फ्लड नाउन एंड इरोजन नाउन, दोनों तरफ क्या मिल गया? नाउन मिल गया। आंसर चेक कर लेते हैं। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोस्त जिन्होंने कहा था कि पार्ट नंबर 2 सही बात, एरर जो थी वो पार्ट नंबर 2 में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। टाइमर लगाकर सॉल्व करना इज़ अ गुड हैबिट। जल्दी पढ़कर जल्दी सॉल्व करना इज़ अ गुड हैबिट। एग्जाम में यही चीज़ आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। कनेक्टिविटी की बात चल रही है थ्रू मोबाइल फोन्स, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हैज़ हो चुकी हैं सक्सेसफुली स्ट्रेंथन। क्या आपको पता है हैज़, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पूरी इंग्लिश में कोई भी बोले, कहीं भी बोले, कभी भी बोले, कोई भी एग्जाम में कुछ भी लिखना हो, ऐसे लेटर राइटिंग, कोई भी पीस, एनीथिंग, हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। क्लियर है? इसलिए एरर शायद आपको मिली हो। स्ट्रेंथन जो कनेक्टिविटी है मोबाइल फोन्स के ज़रिए सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक जो है मजबूत हो चुकी है। एक्सेस टू, उसने क्या किया है? एक एक्सेस प्रोवाइड किया है, राइट, एक ज़रिया प्रोवाइड किया है टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री में बैंकिंग और जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, आर्थिक सेवाएं हैं, वो मोबाइल सर्विसेज के जरिए जो है कनेक्टिविटी के थ्रू स्ट्रेंथन हो चुकी हैं। ठीक, तो आपको पता चला कि हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई होप आपको आइडिया भी मिला, और कुछ लोग जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनसे आंसर भी सॉल्व हो चुका है। तो आंसर चेक कर लेते हैं। एरर कहाँ है? पार्ट नंबर 2 में। आई होप आपको रीज़न भी समझ में आया। स्ट्रेंथन नहीं होगा, क्या होगा? बल्कि स्ट्रेंथेंड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है हैज़, और हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। स्ट्रेंथन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्ट्रेंथेंड होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Addressing the media, the senior minister referred to several issues related to India and China and told New Delhi had not reached out to Bangladesh. Come on, timer जा रहा है। Try कीजिए। ओके, देखिए, मीडिया को एड्रेस करते हुए सीनियर मिनिस्टर ने बहुत सारे इश्यूज जो थे इंडिया और चाइना के बीच में, उनके बारे में जिक्र किया। ठीक, और कहा कि नई दिल्ली अभी तक, नई दिल्ली ने कोशिश नहीं की है क्या करने की? किसी के काम आने की, या कोशिश नहीं करी है अभी तक कम्युनिकेशन साधने की। किससे? बांग्लादेश से। कि नई दिल्ली ने अभी तक बांग्लादेश से कम्युनिकेशन साधने की कोशिश नहीं की है, ये भी उन्होंने कहा। किसने? सीनियर मिनिस्टर ने कहा। आप बात समझने की कोशिश करिए। रीच आउट का मतलब क्या होता है? यानी कि ट्राइंग टू जस्ट टू ट्राई टू हेल्प समवन, टू ट्राई टू कम्युनिकेट टू समवन, टू ट्राई टू डू समथिंग टू अदर पीपल, दूसरे लोगों के लिए कुछ करना। और यहाँ पे दूसरा लोग कौन है? बांग्लादेश। यानी कि नई दिल्ली ने बांग्लादेश के लिए कुछ नहीं किया। रीच आउट की तो बात ये हुई। अच्छा, यहाँ पर लिखा था हैड, तो इसलिए यहाँ पर आया रीच्ड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। रिलेटेड के साथ टू लगता है, बात ठीक हो गई। ठीक है, मिनिस्टर रेफर के साथ भी क्या लगता है? टू लगता है, ये भी बात समझ में आ गई। यानी कि एरर कहाँ हो रही है? अब जितने लोगों को आंसर मिल चुका है, कंग्रेचुलेशंस। जितने लोगों ने कहा है कि पार्ट 3, कंग्रेचुलेशंस। क्या टोल्ड नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? सेड आएगा। क्यों आएगा? बात समझ लीजिए। जब कभी भी आप टोल्ड की बात करते हैं, टोल्ड ऑलवेज नीड्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। टोल्ड के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। राम टोल्ड श्याम, कविता टोल्ड सारिका, शी टोल्ड हिम, राइट। हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जबकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। टोल्ड मतलब उसने उससे कहा, जबकि सेड मतलब उन्होंने बोला या उन्होंने बताया। क्या बताया? उन्होंने बताया कि नई दिल्ली ने अभी तक बांग्लादेश से कम्युनिकेशन करने की कोशिश नहीं करी है। ठीक है, तो अब या नहीं की, तो बात यहाँ पर आई कि टोल्ड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टोल्ड को एक
ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जबकि यहाँ पर जो बात चल रही थी वो उनकी चल रही थी, सीनियर मिनिस्टर की चल रही थी, और सीनियर मिनिस्टर ने बताया तो किसको बताया, ये तो मेंशन नहीं है ना किसको बताया, इसलिए आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर टोल्ड गलत हो गया और उसकी जगह पर क्या आएगा, सेड आएगा। द सीनियर मिनिस्टर सेड एंड सेड न्यू दिल्ली हैड नॉट रीच्ड आउट टू बांग्लादेश, और उन्होंने कहा कि जो न्यू दिल्ली है वो बांग्लादेश से अभी तक उसने कम्युनिकेशन करने की कोशिश नहीं की है। आई होप ये बात आपको समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, ट्राई कीजिए। Not keen on migrate again for work, he applied for a job card before the combination of flash food from the adjoining hills of Meghalaya devastated the district. ट्राई कीजिए, एटलीस्ट पढ़कर मीनिंग समझने की कोशिश करिए। टाइमर समाप्त, 20 सेकेंड कम टाइम है और एग्जाम में तो और भी ज़्यादा कम लगेगा, है ना, उसी की तो प्रैक्टिस है। चलिए देखिए, नॉट कीन ऑन, हमें गलती यही मिल गई। क्या मिल गई? आपको पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा क्या लगता है, जीरंड लगता है, यानी कि वर्ब हमेशा अपनी आईएनजी फॉर्म में आता है। प्रिपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा अपनी आईएनजी फॉर्म में आता है। 110% यही होता है। एक एक्सेप्शन है कि बात अगर टू की होती है तो टू के बाद हमेशा V1 लगता है। क्यों? क्योंकि ये एक इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है, इन्फिनेटिव। टू के बाद हमेशा वर्ब में क्या लगता है, V1। लेकिन टू के अलावा कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पर टू के बाद भी आईएनजी लगता है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है। जब हम टू की बात करेंगे ना विस्तार से, एकदम एट अ स्ट्रेच, तब बात करेंगे टू के बारे में। लेकिन फिलहाल प्रपोजिशन के बाद जहाँ कहीं भी इंग्लिश में प्रपोजिशन है, हमेशा अगर उसके बाद वर्ब आएगा तो कैसे आएगा, जीरंड फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म लगाकर आएगा, किसी और फॉर्म में नहीं आएगा। कैसे? देखिए, नॉट कीन ऑन, आई होप आपको एरर मिल गई। हाँ बिल्कुल ठीक। एरर क्या है? पार्ट 1 में एरर है, ऑन है प्रपोजिशन। ऑन क्या है? प्रपोजिशन है, तो इसके बाद वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। माइग्रेट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, माइग्रेटिंग होगा। ठीक है, यानी कि दोबारा से जो लोग माइग्रेट होने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तो उन्हें कोई है जिसने जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किया। ठीक, इससे पहले कि एडजॉइनिंग हिल्स से जितनी भी लगी हुई हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं मेघालय की, वो डिस्ट्रिक्ट को आके बर्बाद कर दें। ठीक, क्योंकि वहाँ पे फ्लड आ रखी है इस वक्त, तो काफ़ी वो उसको आके बर्बाद कर दें, उससे पहले उसने जॉब कार्ड को अप्लाई कर दिया। किसी की बात चल रही है। फिलहाल आपको एरर ढूंढना था, आपको एरर मिल गई। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है ना, तो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दीजिए जिन्हें रूल्स समझने की ज़रूरत है। सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए। पसंद आ रहा है तो लाइक करना भूलिए नहीं, राइट? क्योंकि आपके लाइक्स जो होते हैं ना, उससे मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे हेल्प मिलती है, मुझे एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर भी काम करूँ, है ना। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। The Chief Minister of Manipur appealed to armed rebels to eschew the path of violence and come to the negotiating table to thrash out all contentious issues. Previously मैंने एक रूल बताया, just told you a rule. अगर आपको अच्छे से याद हो गया था, अगर आपने ध्यान से सुना था, तो 110% आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्या कहा था मैंने? सिंपल सी बात कही थी कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ना मीनिंग समझना पड़ेगा, ना ज़्यादा अंदर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ना और कुछ जानना पड़ेगा। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो क्या लगा, टू एस्च्यू होगा, टू एस्च्यूइंग नहीं होगा। अच्छा, कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ब्स होते हैं जैसे गिवन टू, जैसे गिवन टू, टेकन टू, accustomed to, prone to, in addition to, look forward to। कुछ ऐसे स्पेसिफिक फ्रेज होते हैं जहाँ पर टू के बाद भी जीरण लगता है, आईएनजी लगता है। ठीक, V4 मतलब ING, है ना, वर्ब में ING लगता है। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मीट यू नहीं होगा,
तो टू तो आया है, लेकिन ध्यान रखिए वो एक पूरी फ्रेज आई है, क्या आई है, लुक फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ही इज अकस्टम्ड टू थिंकिंग लाइक दैट, आदत है उसकी, वो इसी तरह से सोचता है, ही इज अकस्टम्ड टू वर्किंग हार्ड, उसकी आदत में पड़ा हुआ है कि वो मेहनत करता ही करता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस ऐसी हैं जिनके बाद हमेशा टू आता है, लेकिन फिर भी आईएनजी लगता है, बाकी हर जगह एवरी सिंगल प्लेस 2+V1 होता है, 2+V1, इसलिए 2 एस्यूइंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 2 एस्यू होगा। आई होप आपको ये रूल समझ में आया है, राइट। चलिए फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The bench observed that senior citizens, on account of its advanced age and attendant medical issues, should be considered at priority number. मिली एरर? आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। लिखिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 98 और आंसर नंबर सॉल्व करने से पहले। चलिए देखिए, बेंच ने ऑब्जर्व किया कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपनी एडवांस्ड एज के चलते और जितने भी उनके मेडिकल इश्यूज हैं उनको पहले प्रायोरिटी पर देखना है, उनको पहले प्रायोरिटी पर रखा जाना है, उनको पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। बेंच ने ये ऑब्जर्व किया है कि जितने भी उनके मेडिकल इश्यूज हैं सीनियर सिटीजन्स के, उनके एडवांस्ड एज के चलते, है ना, उनकी, किनकी, सीनियर सिटीजन्स की, किसकी एडवांस्ड एज हो रही है, सीनियर सिटीजन्स की। आई होप आपको एरर मिली है। एरर कहाँ है, बिल्कुल ठीक, पार्ट 2 में एरर है, प्रोनाउन इट। प्रोनाउन हमेशा किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए। नाउन क्या है, सीनियर सिटीजन्स, प्लूरल है, तो प्रोनाउन भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, इसलिए यहाँ पर इट नहीं आके क्या आएगा, देयर आएगा। ऑन अकाउंट ऑफ देयर एडवांस्ड एज, अपनी बढ़ती उम्र के चलते, और मेडिकल इश्यूज जो हैं, ठीक, जितने भी मेडिकल इश्यूज हैं, अटेंडेंट मेडिकल इश्यूज हैं, शुड बी कंसीडर्ड, उनको रखा जाना चाहिए प्रायोरिटी पर, है ना। चलिए अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चल पड़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्या आना है इसमें। द कोर्ट वॉज हियरिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन registered by someone suo motu based in an application by a high court judge after a train journey. मिली एरर? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए जल्दी से। टाइमर समाप्त। जब टाइमर जाने वाला हुआ करे ना, दिमाग पर बहुत जोर डाला करिए, आपके दिमाग में ही आंसर है, कहीं बाहर से नहीं आएगा। चेक करते हैं। कोर्ट सुन रहा था, वॉज हियरिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, किसकी, एक पब्लिक लिटिगेशन की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे कहते हैं PIL, है ना, उस पर सुनवाई चल रही थी, जो किसी ने रजिस्टर की थी, ठीक है, स्वैच्छिक रूप से, सुओ मोटो, बेस्ड इन एन एप्लीकेशन, जो कि बेस्ड थी उस एप्लीकेशन के ऊपर जो कि एक हाई कोर्ट के जज ने ट्रेन जर्नी के दौरान एक एप्लीकेशन लिखी थी, तो उसके बेस पर किसी ने एक PIL फाइल करी थी, उस पर कोर्ट की सुनवाई चल रही थी, ठीक। बात तो समझ में आ गई। अब एरर और मिल जाए। बहुत ज़्यादा आपने कहानियों, किस्सों में और इंग्लिश की बुक्स में पढ़ा हुआ है कि किसी चीज़ पर आधारित, पर, बेस्ड, आंसर क्या है, पार्ट 3 में एरर है, क्या, बेस्ड इन नहीं होता, बेस्ड ऑन होता है, यानी कि एप्लीकेशन पर आधारित, एप्लीकेशन में आधारित नहीं, है ना, यानी कि क्या आएगा, बेस्ड ऑन आएगा, बेस्ड इन नहीं आएगा, राइट। चलिए अगला सवाल, 20 सेकंड का टाइमर है, जल्दी जल्दी पढ़कर सॉल्व करिए। 15 सेकंड में ही कर सकते हैं तो और अच्छी बात। फोर, 3, जल्दी, टाइमर चला जाता है ना, तो उससे पहले सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 20th जो संशोधन चल रहा है, जो 20वां संशोधन चल रहा है US के संविधान में, मूव्ड द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द टर्म्स, उसने कार्यकाल की शुरुआत और अंत के टर्म्स को किसके,
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल का शुरुआत और अंत जो है उसको मूव किया फ्रॉम मार्च 4 टू जनवरी 20, मार्च 4 से जनवरी 20 को। ठीक, अब एरर मैंने आपको एक रूल बताया था कि यू ऑलवेज नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, यू ऑलवेज नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, यू ऑलवेज हैव टू डू दिस थिंग कि जब भी आपको एक कंजंक्शन दिखाई दे तो कंजंक्शन के इधर जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। अगर वो नाउन है तो दोनों तरफ नाउन, वर्ब है तो दोनों तरफ वर्ब, प्रीपोजिशन है तो दोनों तरफ प्रीपोजिशन, कंजंक्शन है तो दोनों तरफ, सॉरी कंजंक्शन तो वो खुद है, एडजेक्टिव है तो दोनों तरफ एडजेक्टिव, और प्रोनाउन है तो दोनों तरफ प्रोनाउन। ठीक, यू एंड आई, ठीक, ही एंड शी, ध्यान रखिए कि कंजंक्शन के दोनों तरफ सेम आने चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच, जिस फॉर्म में हो उस फॉर्म में आना चाहिए। तो अभी क्या लिखा, बिगिनिंग, द बिगिनिंग, शुरुआत, एंड एंडिंग, क्या आएगा, एंड एंडिंग। आंसर चेक कर लेते हैं। कुडोज जिन्होंने कहा कि एंडिंग आएगा, क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे प्रीवियस जो अभी मैंने एक रूल बता के चुका था कि आपको हमेशा बैलेंस स्ट्राइक करना था, उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुना, नोट किया और फिर उनको एरर भी दी। आई होप ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत क्लियर हैं, एकदम आपको समझ में आती जा रही है और आपकी मदद कर रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। As India races its trade relations with China and considers a range of moves to reduce dependencies, China has called for equal treatment for its firms. Quick, bit quick. ठीक, टाइमर जा चुका है। अब बात क्वेश्चन की। एज इंडिया, जैसे कि इंडिया दोबारा से मूल्यांकन करती है, असेस करती है ना, तो एसेस क्या करती है, मूल्यांकन करती है। ठीक, री मतलब दोबारा, एसेस मतलब मूल्यांकन। जैसे कि दोबारा से भारत मूल्यांकन करती है अपने व्यापारिक संबंधों को, किसके साथ, चाइना के साथ करती है, एंड कंसीडर्स और मानती है। कंसीडर्स प्रीपोजिशन यानी कि कंजंक्शन के एक तरफ वर्ब है और कंजंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में भी वर्ब है। ठीक, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। बात समझने की कोशिश कीजिए, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। क्लियर है ना। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हैं प्रेजेंट टेंस में, एस या ई एस लगाकर, तो रीएसेसेस, एज इंडिया रीएसेसेस, जैसे कि भारत मूल्यांकन करता है। और फिर देखिए ये कंजंक्शन आ गया ना, तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में एस या एस लगा होता तो इधर भी सिंगुलर फॉर्म का ही वर्ब आएगा। दोनों तरफ वर्ब है ना, तो फॉर्म भी सेम ही होगी। आईएनजी की फॉर्म होती तो दोनों तरफ आईएनजी की होती, एस या एस लगा है तो दोनों तरफ भी क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। क्लियर। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, कंसीडर्स हुआ, इधर भी कंसीडर नहीं हो सकता था, क्योंकि अभी भी बात किसकी चल रही है इस कंसीडर के थ्रू, इंडिया की ही चल रही है, इसलिए एस या एस लगा है। समझ में आया। मैं फिर बता देती हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है। क्लियर। और अगर एक कंजंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में वर्ब सिंगुलर है तो राइट हैंड साइड में भी वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अगर यहाँ पर वर्ब प्लूरल होता तो यहाँ पर भी वर्ब प्लूरल होता। ठीक, समझ में आया। यू ऑलवेज हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। बात समझ में आनी चाहिए कि दोनों ही वर्ब एक ही सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किए गए। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आई होप आपको आंसर मिल चुका है। वैसे तो कि एरर जो थी वो कौन से पार्ट में थी, एरर थी पार्ट 1 में, रीएसेसेस, भारत दोबारा से मूल्यांकन करता है अपने व्यापारिक संबंधों को, किसके साथ, चाइना के साथ, विद चाइना, एंड कंसीडर्स अ रेंज ऑफ मूव्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसीज। ठीक, कि वो क्या ऐसे कदम उठा सकता है जिससे कि उसकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो कम हो जाए चाइना के ऊपर से। एंड चाइना हैज़ कॉल्ड फॉर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर हिज फर्म्स, और चाइना ने भी डिमांड करी है, कॉल फॉर मतलब डिमांड, चाइना ने भी डिमांड करी है कि उसके साथ भी बराबर का व्यवहार किया जाए, उसकी फर्म्स के साथ भी बराबर का व्यवहार किया जाए, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जो चीज़ आपको लगे जल्दी हो रही है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। The economy of the 19th country Eurozone shrank by devastating 12% as COVID-19 lockdowns shuttered businesses and hampered consumer spending.
कुछ बातें पूछूंगी, आंसर कीजिएगा। आई कटेड a piece of paper. Is this sentence correct? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? हाँ या ना, बस इतना बताना चाहिए, हाँ या ना। रॉन्ग, पूरी तरह से गलत है। क्यों? अभी पता चलेगा। I shuttered my shop early yesterday. क्या ये बात सही है कि कल मैंने अपनी दुकान जल्दी बंद कर दी थी? I shuttered my shop early. क्या ये बात ठीक है? हाँ या ना? राइट और रॉन्ग, यस और नो? नहीं, रीजन भाई, रीजन कट की तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं। कट कट कट, उसी तरह से कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं। पुट सेम होता है, शट शट शट, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती हैं। फोरकास्ट 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 फोरकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं। क्लियर? तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं। आई होप आपको एरर मिल चुकी है। एरर कहाँ है भाई? जल्दी से बताएं, एरर कहाँ है? एरर है पार्ट नंबर 4 में। क्लियरली, शटेड कुछ होता ही नहीं है। शटेड कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है? शट बिजनेसेस। क्लियर? मीनिंग समझ में भी नहीं आएगा ना, फिर भी एरर मिल जाएगी अगर आपके रूल्स पक्के होंगे तो। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ। An international team discovered a previous unrecognized ocean current that transports water to one of the world's largest waterfalls in the North Atlantic Ocean. टाइमर जा रहा है भाई, जल्दी से। ओके, चलिए टाइमर तो गया, बात समझने की कोशिश करिए। एक इंटरनेशनल टीम ने ये डिस्कवर किया है, वो समुद्र की धारा जिसे पहले कोई नहीं जानता था, वो क्या करती है कि वो ट्रांसपोर्ट करती है पानी को, वाटर टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल्स। पानी को, एक धारा जो है वो पानी को ट्रांसपोर्ट करती है बहुत बड़े वाटरफॉल में, जो कि कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक बहुत बड़े वाटरफॉल में पानी को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है, वहाँ पर पानी को पहुँचाती है। ठीक, बात तो समझ में आ गई। अब एरर भी मिल जानी चाहिए। क्या? ओशियन क्या है? पहले मैं आपको एक रूल समझा देती हूँ। नाउन वैसे तो आपको पता ही है और कुछ लोग इसके आंसर भी दे चुके हैं। प्लीज़ इम्पेशेंट मत होइएगा। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक से लेकर चल रही हूँ और ज़रूरी नहीं है कि आपने सॉल्व कर लिया तो हर कोई कर पाएगा, तो मुझे बेसिक से समझाना है, इसलिए प्लीज़ इम्पेशेंट मत होइएगा। आप आंसर दे चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ हो सकता है कुछ सीखने को मिल जाए। देखिए, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एक एडजेक्टिव। सिंपल सी बात है, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एक एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है भाई? जनरली एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। नहीं, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को भी कर देते हैं क्वालिफाई, होते हैं, लेकिन जनरली ऐसे केसेस नहीं देखने को मिलते। तो नाउन को जनरली क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? एक एडवर्ब करता है। ठीक, करता है कि नहीं? अब इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ये देखिए, ओशन करंट यानी कि समुद्र में एक जो धारा है, एक धारा प्रवाह है, ठीक, वो हो गया नाउन। नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? एक एडजेक्टिव। अनरिकॉग्नाइज्ड, जिसे कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, अननोन। ठीक, अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब कोई जानता नहीं कोई पहचानता नहीं, एडजेक्टिव। ठीक, तो ये तो हो गया वो वर्ब जो अपनी थर्ड फॉर्म में है। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल में है, ईडी लग गया है, तो वर्ब में जब भी लास्ट में ईडी लग जाएगा वो किसका काम करने लगता है? एडजेक्टिव का। और इसे क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। भाई यही तो पढ़ते हैं ना आप, पार्टिसिपल में और जीरेंड में क्या करते हैं? जब वर्ब के लास्ट में ईडी लग जाए और वो नाउन को क्वालिफाई करने लगे तो वो पार्टिसिपल बन जाता है, मतलब एडजेक्टिव का काम करने लगता है। चलिए, ओशन नाउन, क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कौन करता है? जल्दी बताएं, कौन करता है? एडवर्ब ही तो करता है ना। और एडवर्ब क्या है? प्रीवियस। अब ऐसे तो प्रीवियस तो एडवर्ब होता नहीं भाई, ये तो अपने आप में एडजेक्टिव हो गया। तो इसको क्वालिफाई करवाने के लिए हमें क्या लगेगा?
क्लियरली ly लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जनरली एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में क्या लगता है, ly लगता है। ठीक, तो ये रहा आपका नाउन, ये रहा आपका एडजेक्टिव, और इसको भी क्वालिफाई कर रहा है तो ये रहा आपका एडवर्ब। इसलिए आप इसमें क्या लगाएंगे, ly लगाएंगे। अब प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड ओशन करंट, वो ढूंढा, उसकी खोज करी। किसकी खोज करी? एक प्रीवियसली जो जिसके बारे में पहले पता ही नहीं था, ऐसे समुद्र की धारा जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट करती है सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल में, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। बात समझ में आई? आपको बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अ प्रीवियसली, नॉट अ प्रीवियस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Feature phones keep them excluded even from the basic uses of internet at a time when both India and the rest of the world are standing on the doorstep of 5G telephony. ओके, टाइमर तो जा चुका है, दिमाग पर जोर डाल चुके हैं, थोड़ा और जोर डाल दीजिए। सुनिए, बात चल रही है फीचर फोन्स की। फीचर फोन्स ने उन्हें होंगे कोई एक्सक्लूड कर रखा है, बाहर निकाल रखा है। ठीक, इवन फ्रॉम द बेसिक यूजेस ऑफ इंटरनेट। किससे? यहाँ तक कि बेसिक जो इंटरनेट का यूज है उस तक से उन्हें एक्सक्लूड कर रखा है। किसने? फीचर्स फोन ने, फीचर फोन्स ने। क्यों? क्योंकि फीचर फोन्स में इंटरनेट तो चलता नहीं है, वो तो स्मार्टफोन्स में चलता है, एंड्रॉयड में चलता है। एट अ टाइम, उस टाइम पर जब बोथ इंडिया, जब दोनों ही भारत और समस्त बचा हुआ संसार, भारत के साथ साथ समस्त बचा हुआ संसार आर स्टैंडिंग ऑन द डोर स्टेप ऑफ टेलीफोनी, वो 5G टेलीफोन के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। तब उस कदम पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें फीचर फोन ने इंटरनेट का बेसिक यूज भी करने नहीं दिया है, क्योंकि उनके पास अभी तक भी स्मार्टफोन्स, एंड्रॉयड और एप्पल फोन्स नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक, यही बात चल रही है ना। अब देखिए, डोर स्टेप, ऑन द डोर स्टेप सही है क्या? आंसर चेक कर ले रहे हैं। नहीं, पार्ट 4 में ही एरर है। ऑन द डोर स्टेप नहीं होता, क्या होता है, बल्कि एट द डोर स्टेप। स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक पोजीशन एट द डोर स्टेप ऑफ, जो दरवाजे पर खड़े हुए हैं। किसके? 5G टेलीफोनी की दरवाजे पर खड़े हो गए आके भारत के साथ साथ समस्त बचा हुआ संसार। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि फीचर फोन्स के यूज़ करने की वजह से इंटरनेट का बेसिक यूज़ भी नहीं कर पा रहे। क्लियर हो गया? ऑन द डोर स्टेप नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एट द डोर स्टेप। क्यों? क्योंकि एट स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक जगह को बताता है, दिखाता है। अगला सवाल और आज के सेशन का आखिरी सवाल, कोशिश करिए ये तो सॉल्व हो ही जाए। Elite women's head coach wants boxers to take inspiration from Indians' past performances to excelling in future. ट्रॉफी क्वेश्चन है, ट्रॉफी क्वेश्चन। बहुत फील गुड आएगा अगर ये सॉल्व कर लिया तो। लास्ट का क्वेश्चन ना कभी टफ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फील गुड आता है कि हमने इतनी तैयारी करी, हमें समझ में आया। समझ में आया? ओके, आंसर चेक कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कोई और फॉर्म नहीं लगती। सिंपल सी बात है, हमेशा चलेगी। कोई भी रूल, कोई भी एरर, कोई भी जगह कोई भी फिलर आए, हर जगह सेम चीज़ फिल करनी है। तो बस पार्ट 4 में टू एक्सेलिंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, टू एक्सेल होगा। यही एरर थी, इतनी सी बात थी। आई होप ये सेशन बहुत फ्रूटफुल था आपके लिए, कुछ भी सीखा या फिर हो सकता है बहुत कुछ सीखा। अपने फ्रेंड्स में सेशन शेयर भी किया है। अगर आप आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो यूट्यूब पे एग्जाम नीति को फॉलो करना प्लीज़ मत भूलिए। टेलीग्राम पर भी एग्जाम नीति के नाम से हम आपको मिलेंगे। सारे लिंक्स आपको नीचे भी स्क्रॉल बार में दिख रहे हैं, राइट। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू। अंटिल देन, कार्पेडियम।